हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट के पेपर को। इसमें दो पार्ट थे, एक जीएस पार्ट था और दूसरा टेक्निकल पार्ट था। तो जीएस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। इसमें मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साथ में करंट अफेयर। करंट अफेयर दोनों थे, नेशनल इंटरनेशनल और साथ में मध्य प्रदेश का। और एक था आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो मध्य प्रदेश का वेटेज 30 क्वेश्चन का था, बाकी करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन का, आईसीटी का 10 क्वेश्चन का। तो इस तरह से बेसिकली इसमें पैटर्न चल रहा है। तो ये आपके एमपीपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। एमपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए तो विशेष तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए जीएस पार्ट के इस सीरीज में आज हम डिस्कस करते हैं इस पेपर को। इसके जो पीडीएफ हैं वो आपको हमारे टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। टेस्ट सीरीज की यदि हम बात करें, टेस्ट सीरीज में यूनिट वाइज कंपाइलेशन हम लोग कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एमपीपीएससी के जितने भी दुनिया भर के एग्जाम्स होते हैं उन सभी कंपाइल करते हैं। तो आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस है 999 रुपये। एज ऑफ नाउ 2 दिन के लिए, 3 तारीख के लिए और 4 तारीख के लिए, इन 2 दिन के लिए आप इसको 499 रुपये में अवेल कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस नंबर पे मैसेज करना है कि आप वांट टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज। तो वहाँ पे आपको हमारा क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा, उसको पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट सेट कर देंगे तो आपको टेस्ट सीरीज दे दिया जाएगा, है ना। इसमें पीडीएफ और डिटेल्ड वीडियोस दिए जाएंगे। आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन C2C ई कॉमर्स है। C2C का मतलब है कस्टमर टू कस्टमर सर्विसेज। तो जैसे कि आप जानते हैं दोनों ही हैं, ईबी और पेपल दोनों ही कस्टमर टू कस्टमर ई कॉमर्स हैं। तो ए और बी दोनों ही इसमें ऑप्शन में आएंगे, तो सी ऑप्शन इज राइट वन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, ए तथा बी दोनों। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत किस दौरान हुई है? तो दशक की बात की जा रही है, कौन से दशक में हुआ था? 1970s के दशक से ई गवर्नेंस की शुरुआत हो गई थी। तो 1970 का दशक जो है ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स वेर बिल्ट बाई चंदेल डायनास्टी इन विच पीरियड। खजुराहो स्मारक समूह चंदेल वंश द्वारा किस काल में निर्मित किए गए थे? तो ये क्वेश्चन हालांकि पीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है और इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। 950 से लेके 1050 सीडी के बीच में चंदेल राजाओं द्वारा खजुराहो स्मारक को तैयार कराया गया। खजुराहो कहाँ पे है? कैन यू कमेंट आउट? खजुराहो छतरपुर में है ना। तो खजुराहो मोन्यूमेंट्स में कई सारे जो मंदिर हैं, कई बार ये क्वेश्चन ही पूछे आते हैं कौन से मंदिर का निर्माण कौन से राजा के द्वारा करवाया गया। तो थोड़ा डिटेलिंग भी आपको हल्का पढ़ लेना है, बिकॉज फ्यूचर में इस तरह से क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को 18वीं लोकसभा में किस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई? वर्तमान जो लोकसभा हमारे यहाँ चल रही है वो है 18वीं लोकसभा। इसको विशेष तौर पर याद रखिए, नंबरिंग भी कई बार पूछी आती है। तो यहाँ पे इनको दिया गया कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। कृषि कर्मण पुरस्कार इनके समय में कई बार हमारे मध्य प्रदेश को मिला है। दैट माइट बी द रीजन कि इनको कृषि का जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, वो दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, नवंबर 2022 में मध्य प्रदेश के किस जिले में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया? इन नवंबर 2022 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश ऑर्गेनाइज्ड स्टेट लेवल जनजातीय गौरव दिवस? इसका सही आंसर है आपका शहडोल। शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया है 2022 में। अगला है, कुटीर दीप कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? तो कुटीर दीप कार्यक्रम ये ऑब्वियस बात है, सोलर एनर्जी से संबंधित है, तो सोलर फोटोवोल्टाइक से है ना। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके आप लाइट प्रोवाइड कराएंगे, है ना। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में देश में वर्ष 2022-23 के अनुसार कौन सा स्थान रखता है? अकॉर्डिंग टू 2022-23 मध्य प्रदेश हैज विच पोजीशन इन द कंट्री विद रेफरेंस टू सोलर एनर्जी पोटेंशियल। तो याद रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको स्पेशल स्टार देना चाहूंगा बिकॉज दिस क्वेश्चन इज सच ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे आते हैं, तो इसको स्टार जरूर आप दीजिएगा। इसको विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, चौथे स्थान पर हमारे मध्य प्रदेश का है, तो ये आपको याद रखना है ना। अगला है, रमुआ सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिला निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज बेनिफिटेड थ्रू रमुआ इरिगेशन प्रोजेक्ट? तो ये कौन सा है? ये है ग्वालियर। इरिगेशन प्रोजेक्ट से भी क्वेश्चन कई बार पूछे आते हैं, नहरों से क्वेश्चन पूछे आते हैं, कौन सी नहर कौन से जिले में है, कौन सी नदी से संबंधित है। सच काइंड ऑफ क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड बाय एमपीपीएससी सेवरल टाइम्स। सक्रिय उपयोगकर्ताओं द्वारा सबसे बड़ी सोशल मीडिया सेवा है, लार्जेस्ट सोशल नेटवर्किंग बाय एक्टिव यूजर्स इज।
तो कौन सा है, इसमें ऑप्शन दिए हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, इसमें है फेसबुक। फेसबुक ही है बेसिकली देखा है प्रेजेंट टाइम में, है ना। हालांकि यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते थे कि इसमें कितना कवरेज है, कितने लोग इसको डाउनलोड कर रखे हैं, बट दैट्स नॉट रिलेवेंट टू मच। अगला है बिहार के विधायक एवं निशानेबाज खिलाड़ी का नाम बताइए जो भारत का प्रतिनिधित्व पेरिस ओलंपिक 2024 में जिन्होंने किया है। तो ये है, सही आंसर है श्रेयसी सिंह, है ना। तो काफ़ी अच्छी बात है, सी इज़ द एमएलए, और साथ में उन्होंने निशानेबाज खिलाड़ी के तौर पर भी उन्होंने काफ़ी उम्दा प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश का बजट वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2023 में कितने गुना बढ़ा है? हाउ मेनी टाइम्स हैज द बजट ऑफ मध्य प्रदेश इंक्रीज्ड इन द ईयर 2023 एज कंपेयर टू द ईयर 2001? तो इसका सही आंसर है लगभग 15 गुना। 15 गुना रेज हुआ है, 15 टाइम्स। हालांकि दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग क्या है, आप 2023 की तुलना जो है 2001 से कर रहे हैं, दैट्स अ गुड वन। तो ये बेसिकली पुरानी सरकार से एक प्रकार से कंपैरिजन किया जा रहा है ना। अगला सवाल आपके सामने है, सबसे कम उम्र में 3 अलग अलग सतहों पर ग्रैंड स्लैम जीतने वाला तथा 2024 का फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है और ये नाम इस समय काफ़ी चर्चा में है, दैट इज कॉल्ड कार्लोस अल्कारेज। ये नाम बेहद महत्वपूर्ण है। कार्लोस अल्कारेज एक प्रकार से कह सकते हैं ही इज़ द लेजेंडरी पर्सनालिटी एज ऑफ नाउ। ग्रैंड स्लैम में काफ़ी उम्दा प्रदर्शन किया है। ऑल अबाउट द न्यू टेनिस सेंसेशन हु बीट नोवाक जोकोविक टू विन विंबलडन 2023 मेंस फाइनल। तो यहाँ पे उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में तो क्वार्टर फाइनल तक गए हैं, लेकिन फ्रेंच ओपन है, विंबलडन है, यूएस ओपन, ये तीनों जीत लिए हैं। आने वाले कल में शायद ऑस्ट्रेलियन ओपन का भी नंबर लग जाएगा। तो दैट इज द न्यू सेंसेशन इन द टेनिस। नाम है कार्लोस अल्कारेज। अगला है कोदो कुटकी की बात करें, ये क्या है? कोदो कुटकी के बारे में बात करें तो ये ऑब्वियस बात है, अनाज है और मोटा अनाज है ना। तो कोदो कुटकी क्या है? अनाज है। दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, कोई एमपीपीएससी काफ़ी आसान से क्वेश्चन पूछ लेती है। अगला सवाल आपके सामने है, फ्रॉम विच प्लेस डिड द कमांडर रामबोल एंड वंदन चाचा लेड द रेवोल्यूशन ड्यूरिंग 1857? 1857 की क्रांति के समय सेना नायक रामबोल और वंदन चाचा ने किस स्थान से क्रांति का नेतृत्व किया था? ये जो नेतृत्व का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। कुछ कभी कभी ऐसे नाम पूछाते हैं जो आमतौर पे आपने किताब में कम पढ़े होते हैं, तो इसलिए ये प्रयास करें कि किसने कहाँ पे लेड किया है रिवोल्ट को। कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी ईजी क्वेश्चन ही पूछाते हैं, बट ये नाम शायद थोड़ा आपने कम सुना होगा। तो ये है विजय राघवगढ़। कहाँ पर है विजय राघवगढ़? ये तहसील बेसिकली कटनी की है ना। तो इन्होंने यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। नाम याद रखिएगा, रामबोल चाचा व वंदन चाचा, है ना। अगला सवाल है, द फर्स्ट गवर्नर टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रोल इन मध्य प्रदेश इज? मध्य प्रदेश में राष्ट्र प्रशासन लागू करने वाले प्रथम राज्यपाल कौन है? वो देखिए, यहाँ पे आपको बताना चाहिए, राष्ट्र प्रशासन लागू करने का जो प्रोविजन है, प्रेसिडेंट रूल की बात करें, ये बेसिकली 2 तरह से लगाया जाता है। एक तो कंडीशन ये है कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डायरेक्शंस हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट मानने से मना कर दे, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। और दूसरा रीज़न है, अब देखो यहाँ पे भी 2 चीज़ें हैं। एक आर्टिकल नंबर 356 है, लेट मी राइट डाउन देम। एक है आर्टिकल नंबर 356 जिसके अंतर्गत प्रेसिडेंट रूल लगता है। तो इसमें तब होता है जब राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई हो, उस कंडीशन में प्रेसिडेंट रूल लगता है। और आर्टिकल है 365, ये तब लगता है जब राज्य जो है केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने से मना कर दे। आर्टिकल 365, इन दोनों को विशेष तौर पर याद रखना। अब प्रेसिडेंट रूल की बात करें, इसका रिकमेंडेशन गवर्नर के द्वारा किया जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में अब तक 3 बार राष्ट्र प्रशासन लागू हो चुका है। पहली बार तब राष्ट्र प्रशासन लागू किया गया था जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। मोरारजी देसाई जो है केंद्र में प्रधानमंत्री बन गए थे, आप जानते ही हैं। और जहां जहां उस समय कांग्रेस की सरकार थी, वहां वहां उसको भंग कर दिया गया था और वहां पे राष्ट्र प्रशासन लागू कर दिया गया था, है ना। तो ये बेसिकली जनता पार्टी के द्वारा किया गया। उसके बाद देश में आम चुनाव हुए, विधानसभा गठित हुई, ठीक है, सरकार बनी। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, मोरारजी देसाई सरकार गिर गई, इंदिरा जी वापस से प्रधानमंत्री बनी। अब इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने वही किया, जहां जहां जनता पार्टी की सरकार थी उन्होंने वहां वहां राष्ट्र प्रशासन लागू कर दिया, है ना। 2 बार ये हो गया। तो वैसे 2 बार मध्य प्रदेश में लगा। और तीसरी बार बाबरी मस्जिद डिमोलिशन जब हुआ था, उस समय जहां जहां बीजेपी सरकार थी, 4 राज्यों में बीजेपी सरकार थी, तो वहां वहां कांग्रेस ने सरकार बेसिकली वहां वहां उसको हटा के
राज प्रशासन लागू किया गया। तो 3 बार बेसिकली राज प्रशासन मध्य प्रदेश में लग चुका है। आपको कमेंट करके सिर्फ इतना बताना है कि कौन कौन से साल में, कौन कौन से वर्ष में हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्र प्रशासन लगाया गया है। लेकिन राष्ट्र प्रशासन लागू करने के लिए जो प्रोविजन है, आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 आप विशेष तौर पे याद रखेंगे, है ना। नेशनल इमरजेंसी से कंफ्यूज मत करेगा, नेशनल इमरजेंसी अलग चीज है, आर्टिकल 352 है ना। नेशनल इमरजेंसी में राज्य की जो गवर्नमेंट है उसको भंग नहीं किया था। नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो उसमें आपके जो मौलिक अधिकार हैं उसमें छेड़छाड़ होती है ना। लेकिन आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 जब राष्ट्र प्रशासन लागू होता है तो वहां पे आपके मौलिक अधिकार से कोई भी उसमें हनन नहीं होता। तो इसको थोड़ा सा विशेष तौर पे समझने की जरूरत है। तो उस समय जब राष्ट्र प्रशासन लागू किया गया था पहली बार, है ना, तो उस समय गवर्नर थे श्री सत्यनारायण सिंह। क्या नाम था? श्री सत्यनारायण सिंह उस समय गवर्नर हुआ करते थे। तो ये सत्यनारायण सिंह जी का नाम विशेष तौर पर याद रखें। ये द फर्स्ट गवर्नर ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइम जब प्रेसिडेंट रूल हमारे मध्य प्रदेश में लगाया गया था। अगला सवाल है सूची सुमेलित करना है। तो यहाँ पे कौन सी वेबसाइट किससे संबंधित है? हालांकि इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसमें एक वेबसाइट का नाम एमपीपीएससी ने दिया है जो बेसिकली यहाँ पे एज ऑफ नो एक्टिव है ही नहीं है। इसमें ये वेबसाइट है, इसका नाम है isc-india.com। इसको यदि आप सर्च करोगे गूगल में तो बोलता है कि ये एज ऑफ नो GoDaddy जो है इससे आप खरीद सकते हैं जाके। डोमेन रजिस्टर्ड है बट अवेलेबल नहीं है, मतलब अवेलेबल भी, आप खरीद भी सकते हैं ना। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप खरीद सकते हैं। तो बेसिकली इट्स नॉट वर्किंग। बाकी जो वेबसाइट्स हैं उसमें यदि हम बात करें तो हालांकि एमपीपीएससी को वैसे एक बार चेक कर लेना चाहिए, इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ एमपीपीएससी से एटलीस्ट जो आप बना रहे हो उसको एटलीस्ट एक बार चेक कर लो। बाकी RASCI की बात करें, RASCI.nic की बात करें, इन की बात करें तो ये रिटेलर्स एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया संबंधित है। तो बेसिकली किस संबंधित है? ये रिटेल संबंधित है। दूसरा DARE.nic, डेयर का मतलब है DARE, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, है ना। तो ये किस संबंधित है? एग्रीकल्चर संबंधित हो गया, DARE, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और SSCAMH.com, इसकी यदि हम बात करें ये किसके लिए है? ये बेसिकली SSC मतलब सेक्टर स्किल काउंसिल, है ना, सेक्टर स्किल काउंसिल फॉर अप्रैल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग। तो इससे संबंधित है। तो ये बेसिकली कह सकते हैं किससे? अप्रैल संबंधित है। तो ये इसका 3 अप्रैल में चला गया। बाकी लॉजिस्टिक्स से बेसिकली एसोसिएट कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर जो यहाँ पे एमपीपीएससी ने दिया वो है C। तो ये C ऑप्शन यहाँ पे है। तो A का हो गया 2, B का हो गया 1, C का हो गया 4 और D का हो गया 3। तो इस तरह से बेसिकली यहाँ पे है। ये वाली जो वेबसाइट है जरूर अभी एज ऑफ नो एक्टिव नहीं है, तो इसको आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई है? PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम इज प्रोवाइडेड बाय विच मिनिस्ट्री? अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान रखना, ये जो PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम है, जितना बड़ा सा नाम लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं PM स्वनिधि योजना। क्या बोलते हैं? PM स्व स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर, है ना, निधि योजना। तो स्वनिधि, है ना, स्वनिधि। इस समय हमारे इसमें थोड़ा दिक्कत है ना। तो PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम की यदि हम बात करें, इसका है शॉर्ट में PM स्वनिधि योजना। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में है? तो ये है बेसिकली दैट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आएगी। तो ये इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा A। तो ये है PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन यदि हम देखें तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। देखिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, दो टर्म अक्सर हम लोग डिस्कस करते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब जब डिस्कस किया था, इसका मतलब ये है कि इसमें पूरा का पूरा जो खर्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है ना। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब पूरा खर्चा, मतलब 100% पैसा इसमें कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। लेकिन मान लो बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब यह है कि इसमें केंद्र सरकार कुछ परसेंट लगाता है। जैसे मान लो 60% केंद्र सरकार लगाया, 40% राज्य सरकार लगाया। लेकिन यहां पर PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना की बात करें, इसमें एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे पूरा का पूरा जो खर्चा है वो कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाता है। इसको 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MOHUA के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको आप विशेष तौर पर याद रखें। इसमें बेसिकली देखें तो कैपिटल कोलेटरल फ्री लोन, मतलब कोई भी
कहने का मतलब कोलेटरल जमा नहीं करना पड़ता, जमानत के बिना 10,000 रुपये का आपको लोन मिल जाता है और बाद में भी आपको 20,000 या 50,000 रुपये तक लोन मिल जाता है विद 7% इंटरेस्ट सब्सिडी, 7% का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है आपको। तो ये काफ़ी कह सकते हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, इसे बोलते हैं पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। ठीक है, अगला है मेघनगर एवं जगाखेड़ी विकास केंद्र किस औद्योगिक क्षेत्र में है? तो ये है बेसिकली एक इंदौर में, उज्जैन में है ना, तो इंदौर उज्जैन क्षेत्रों में है मेघनगर और जगाखेड़ी विकास केंद्र इंडस्ट्रियल सेंटर्स। अगला है मध्य प्रांत में जंगल सत्याग्रह का शुभारंभ किस नेता के द्वारा किया गया है? बोल देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, वैसे आपने थोड़ा कम सुना होगा, एम.एस. अणे। एम.एस. अणे की बात करें, ये बेसिकली हालांकि महाराष्ट्र से ज़्यादा संबंधित है, मध्य प्रदेश से थोड़ी कम संबंधित है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम। इनका पूरा नाम है माधव श्रीहरि अणे, है ना। इनको बेसिकली पॉपुलरली इनको लोकनायक बापूजी अणे के तौर पे हम बुलाते थे, तो लोकनायक बापूजी अणे इनको बोलते थे। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1930 में जंगल सत्याग्रह में इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, तो 1930 में इन्होंने शुभारंभ करने का श्रेय इनको जाता है। तो ये है इन्हें हम बोलते हैं लोकनायक बापूजी अणे या हम एम.एस. अणे, मतलब इनका नाम है माधव श्रीहरि अणे, है ना। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में स्थित गोविंदगढ़ के किले का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो ये शासक थे इनका नाम है दैट इज कॉल्ड रघुराज सिंह। रघुराज सिंह की बात करें 1853 में इन्होंने गोविंदगढ़ फोर्ट का निर्माण करवाया था। रघुराज सिंह की बात करें उस समय रूलर थे रीवा और गोविंदगढ़ क्षेत्र के, है ना, तो ये हैं रघुराज सिंह, नाम याद रखिएगा। हालांकि उस समय इंडिपेंडेंट रूल नहीं होता था, आपको पता होना चाहिए। उस समय दैट वाज टाइम जब दो प्रकार की रियासतें होती थी, एक होती थी ब्रिटिश रियासतें, दो प्रकार के राज्य होते थे, ब्रिटिश रियासतें और ब्रिटिश प्रांत। तो रियासतें बेसिकली वो होती थी जहाँ पे राजा बैठते थे और उनके ऊपर एक कमिश्नर बैठता था, है ना, एक अंग्रेज अधिकारी बैठता था। जैसे लगान मूवी आपने देखी होगी, जहाँ पर एक राजा बैठता है उसके ऊपर एक ब्रिटिश अधिकारी बैठता है। लेकिन इसके अलावा कुछ ब्रिटिश प्रांत थे जहाँ पर अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल था, मतलब वहाँ पे सीधे गवर्नर जनरल या गवर्नर के माध्यम से रूल करते थे। तो इसको आप विशेष तौर पर याद रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है नए अनाज के प्रथम प्रयोग का त्योहार कहलाता है? नए अनाज के प्रथम प्रयोग का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है, नवाई इसे बोलते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में काफ़ी मशहूर है, हालांकि अन्य क्षेत्रों में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है, बट ये है नवाई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आदिवासी क्षेत्रों में मनाया जा रहा नवाई पर पारंपरिक पूजा के बगैर नई फसल नहीं ग्रहण करते, काफ़ी यूनिक कल्चर है। अगला सवाल आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें उत्खनन केंद्र और उत्खनन कार्य किसने किया है? तो महेश्वर की बात करें एच.डी. सांकलिया ने किया है, नागदा की बात करें एन.आर. बनर्जी ने किया है, नवदा टोली की बात करें यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है, एम.डी. खरे की बजाय ये भी एच.डी. सांकलिया ही थे। तो एच.डी. सांकलिया ने बेसिकली यहाँ पर भी एच.डी. सांकलिया ने भी यहाँ भी उत्खनन किया है। तो सांकलिया साहब का नाम याद रखिएगा, इन्होंने महेश्वर और नवदा टोली दोनों जगह उत्खनन किया है। एरण की बात करें ये के.डी. वाजपेयी है ना, तो ये नाम विशेष तौर पर याद रखना है किसने किसने किया है, बिकॉज क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा आता है। अगला सवाल है की लॉगर्स की बात करें, ये क्या है? अब देखो की लॉगर्स दोनों ही हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ही बोलते हैं, और यदि इसमें देखें तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है, इसको आप थोड़ी पढ़ेंगे तो आपको की लॉगर्स के बारे में हल्की जानकारी विशेष तौर पर पता चलेगी। की लॉगर्स एक प्रकार का मेलवेयर है और इसको क्या इस्तेमाल किया जाता है कि जो आपका जो की लॉगर्स जो है वो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे पासवर्ड है, क्रेडिट कार्ड नंबर है, बाकी डेटा जो है चुराने के लिए बेसिकली इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा भी है की लॉगर्स कैन बी यूज्ड टू स्टील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर्स एंड द डेटा। इन्फॉर्मेशन इज देन सेंट टू हैकर वाया कमांड एंड कंट्रोल सर्वर, है ना। तो ये काफ़ी क्रिटिकल है। की लॉगर्स की बात करें दो प्रकार की लॉगर्स हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ही होते हैं। हार्डवेयर की लॉगर्स की बात करें तो ये प्रकार से आपके कीबोर्ड में इंस्टॉल कर दिया जाता है तो फिर आपका चुराया जाता है। सॉफ्टवेयर की लॉगर्स की बात करें ये प्रकार से वायरस के फॉर्म में होता है, ट्रोजन के फॉर्म में होता है, तो ये है सॉफ्टवेयर वाला की लॉगर्स। तो दोनों ही तरह के की लॉगर्स जो हैं एज ऑफ नो एक्टिव हैं और दोनों ही आपको काफ़ी सारा नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना। तो इसको की लॉगर्स को आप विशेष तौर पे याद रखें। नाउ की लॉगर्स जो है कैसे आपके सिस्टम में आते हैं? पहली बात तो फिशिंग ईमेल, कुछ आपको मेल किया जाए कि हाँ ये ईमेल है, आपको ये बेनिफिट मिलेगा समथिंग, आप उसमें क्लिक कर दिया अटैचमेंट में और फिर उसके माध्यम से आपको की लॉगर्स आपके सिस्टम में आ गया। दूसरा ट्रोजन वायरस भी है, इसमें आपको मैनिपुलेट किया जाता है कि हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर आपने उसमें क्लिक कर दिया, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से आपको
की लॉगर्स आपके सिस्टम में आते हैं। कैसे डिटेक्ट किया जाए की लॉगर्स है आपके सिस्टम में कि नहीं? जैसे मान लो आपके सिस्टम में, मोबाइल में या फ़ोन में ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें लॉगिन हो रही हों, जैसे फेसबुक आपने लॉग आउट कर रखा हो, वो अपने ऑटोमेटिक लॉगिन हो रही हो, या आपने खुद, यदि उसने आपने फेसबुक नहीं खोला लेकिन आपको दिख रहा हो उसमें कि हाँ इस टाइम पे इसको चेकआउट किया गया है, तो इस तरह से आपको पता चल जाता है कि की लॉगर्स आपके सिस्टम में है ना। अगला सवाल है, भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के अधिसूचित वन क्षेत्र और वनावरण क्रमशः कितने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। सबसे महत्वपूर्ण तो आपको बताना चाहिए अधिसूचित वन क्षेत्र क्या होता है, वनावरण क्या होता है। इसको इंग्लिश में यदि बोलें तो कहते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट कवर ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। तो ये आपको बताना है। तो पहले तो आप जान लीजिए फॉरेस्ट कवर क्या होता है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है। तो आइए जरा देख लीजिए, लेट मी शो दिस वन। तो पहले यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट कवर, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात करें, दोनों ही ये प्रकार के फॉरेस्ट ही हैं, बट दोनों का मतलब अलग अलग है। क्या मतलब है? फॉरेस्ट कवर की बात करें, वहां पर ऐसे जगह को हम कवर करते हैं इसमें कैनोपी डेंसिटी जो है मोर देन 10% है। कैनोपी डेंसिटी का मतलब ये है कि ये फॉरेस्ट है ना। ये जो कैनोपी है मतलब इसके नीचे जो छाया पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड कैनोपी, है ना। तो कैनोपी डेंसिटी ऑफ मोर देन 10% है एंड एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर मोर इन साइज। तो जो ये मान लो ऐसा कंडीशन है कि जैसे मान लो पेड़ लगे हुए हैं ना, और यहां पे छाया पड़ रही है, कैनोपी है, बट बहुत बिरले बिरले पेड़ लगे हुए हैं। तो मान लो 1 हेक्टेयर की एरिया है और उसमें कैनोपी 10% से कम चली गई, तो उसको हम लोग फॉरेस्ट कवर में कवर नहीं करेंगे। सो फॉरेस्ट कवर में बेसिकली दिखाया तो वही एरिया काउंट की आती है जिसमें कैनोपी डेंसिटी 10% से ऊपर की है और कम से कम 1 हेक्टेयर लैंड होना चाहिए, है ना, या उससे ज़्यादा का साइज होना चाहिए। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में बेसिकली सब काउंट कर लिया आता है, यदि वहाँ पर पैचेस हैं तो उसको कवर कर लिया आता है ना। तो ये प्रॉपर तरीके से में सब कुछ बताया गया है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे दिस इज मैंशन्ड आउट देयर किसमें 1 हेक्टेयर मोर की साइज होनी चाहिए, तभी जाकर उसको हम लोग फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत कवर करेंगे। इसमें लीगल स्टेटस हो सकता है। इसमें अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात करें या फॉरेस्ट एरिया जिसको हम बोलते हैं, इसमें गवर्नमेंट रिकॉर्ड में यदि है इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल ट्रीज ग्रोइंग ऑन सच लैंड्स, कितने ट्रीज वहां पर ग्रो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, मतलब कैनोपी डेंसिटी से मतलब नहीं होता। लेकिन फॉरेस्ट कवर के लिए कैनोपी डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, 10% से ऊपर की कैनोपी डेंसिटी होनी ही होनी चाहिए, तभी जाके हम उसको फॉरेस्ट कवर में कवर करेंगे। लेकिन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में ज्योग्राफिकल एरिया जो भी फॉरेस्ट गवर्नमेंट के अंडर में आती है वो सारा का सारा उसमें कवर कर लिया जाता है ना। तो यहाँ पे लिखा है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया मेनली कंप्राइजेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड एनक्लास्ड फॉरेस्ट नोटिफाइड अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो जो भी इसके अंतर्गत कवर किया था वो सारा का सारा इसमें हम लोग मान लेते हैं अंडर द स्टेट फॉरेस्ट एक्ट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, तो इसको आप विशेष तौर पे पढ़ लेंगे इसको थोड़ा सा, और जिससे आपको जानकारी ज़्यादा बेहतर मिल जाएगी। तो ये यहाँ पे एक फिगर ही बनाया गया है कि क्या होता है रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया विद फॉरेस्ट कवर, तो इसमें क्या चीज़ें हैं। तो आई थिंक आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो यू माइट हैव गॉट दिस वन, है ना। यहाँ पे बताया भी गया है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है कौन से राज्य कितना है, तो वी हैव गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट थिंग एज वेल। नाउ अब सीधे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो दिस इज बेसिकली क्वेश्चन विच हैड बीन आस्क्ड। तो यहाँ पूछा गया है कि आपसे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है और फॉरेस्ट कवर कितना है। तो ऑब्वियस बात है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा ही होगा, फॉरेस्ट कवर में चूंकि 10% कैनोपी का कंडीशन लगा होता है इसलिए फॉरेस्ट कवर यूजुअली कम ही होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हमारे मध्य प्रदेश का है 94.69 थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन बात करें फॉरेस्ट कवर की तो ये है 77.49 थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर। तो ये दोनों को आप विशेष तौर पर याद रखेंगे, ठीक है। मतलब इसका सही आंसर है बी। Let me take this one. ओके, अगला क्वेश्चन है जून 2024 में सॉरी जस्ट 1 सेकेंड। जून 2024 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन एवं उत्तर कोरिया के किम जोंग के बीच में किस विषय को लेकर समझौता हुआ। इन जून 2024 रशियाज प्रेसिडेंट पुतिन एंड नॉर्थ कोरियाज किम जोंग साइंड एन एग्रीमेंट ऑन विच प्रोजेक्ट। तो यहां पे आपको विशेष तौर पे याद रखना है ये दोनों जो साइन हुआ था एग्रीमेंट, दैट वाज फॉर द सैन्य सहायता, मिलिट्री असिस्टेंस के लिए हुआ था। तो ये है इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है मिलिट्री असिस्टेंस।
तो इसका सही आंसर क्या हो गया? दैट इज बेसिकली सैन्य सहायता डी। ऑलराइट, सो दिस वन इज बेसिकली ओके, अलग उसमें आ गया, पिछले वाले का है। 2011 की जनगणना के अनुसार कृषि में कार्यरत मजदूर मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर रीवा, रीवा जिले में सर्वाधिक है। सेंसस 2011 के आधार पे भी डाटा लिया गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। हालांकि डाटा आमतौर पे लोग कम ही कम पढ़ते हैं, बट फिर भी दैट्स इंपॉर्टेंट वन। केंद्र व राज्य सरकारों को ई गवर्नेंस में कौन मदद करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी है, जो कि इसमें हेल्प करता है ई गवर्नेंस, जितना भी पोर्टल तैयार करने में ई गवर्नेंस के लिए एनआईसी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मध्य प्रदेश राज्य उत्कृष्ट शूटिंग अकेडमी किस शहर में है? तो ये कहाँ पे है? ये है भोपाल में, दैट इज लोकेटेड इन भोपाल। इसका सही आंसर हो गया भोपाल। अगला है, नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, अब कथन और दूसरे उपकरण का नाम दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे इसको हमें रीड आउट करना है कि क्या इसमें सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, मानसूनी वर्षा मिट्टी के अपसरण का एक प्रमुख कारण है। मानसून रेन इज द मेन काज ऑफ सॉइल इरोजन। बिल्कुल सही बात है, दैट्स प्रीटी फाइन। सॉइल इरोजन का एक महत्वपूर्ण कारण है मानसून रेन। दूसरा यहाँ पे लिखा है, ग्रीष्म ऋतु में मृदा की ऊपरी परत शुष्क होकर ढीली हो जाती है, जिसे वर्षा जल की तेज बौछार बहा ले जाती है। इन समर द अपर लेयर ऑफ सॉइल बिकम्स ड्राई एंड लूज विच इज कैरीड अवे बाय द स्ट्रॉन्ग शॉवर्स ऑफ रेन वाटर। तो बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन दिया गया, ए और आर दोनों सही हैं। तो सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही माना गया है, सी ऑप्शन सही माना गया है ना, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला है, देजला देवड़ा नहर निम्नलिखित में से किस नदी संबंधित है? देजला देवड़ा नहर कैनाल से क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस किया, कई बार पूछा आता है। ये है कुंडा, वैसे कुछ जगह कुंडी भी लिखा मिलता है, उससे रिवर संबंधित है। और याद रहे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को कुंडी किसकी ट्रिब्यूटरी है, भी हम डिस्कस करेंगे बाद में उसके बारे में भी। तो देजला देवड़ा नहर जो है यहाँ पे याद रखिएगा कुंडा नहर संबंधित है, और दैट इज लोकेटेड इन द खरगोन। कहाँ पे है ये? खरगोन में है। यहाँ बल्कि डिस्कस भी किया, जैसे हलाली कैनाल की बात करें बेतवा में है, विदिशा रायसेन जिले में बेसिकली बहती है। बरना कैनाल की बात करें रायसेन सीहोर जिले में है। बेनगा कैनाल की बात करें बालाघाट है ना। और देजला देवड़ा डिस्कस ही कर लिया। सटक एक परियोजना है जो खरगोन में है। माही कैनाल की बात करें झाबुआ धार क्षेत्र में है। तो कौन सी नहर का पानी कहाँ फ्लो होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अगला है, कौन सा रोबोट मनुष्य के हाव भाव और चेहरे की अभिव्यक्ति का अनुकरण करता है? विच रोबोट इमिटेट्स ह्यूमन जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन? तो ये कौन सा? ये है सोफिया, इज क्वाइट फेमस वन। और मुझे श्योर पता है कि आप लोगों ने खूब सुना होगा सोफिया के बारे में। एक फीमेल सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट इसको बोलते हैं। 2016 में इसको डेवलप किया गया था, हांगकांग बेस्ड कंपनी है, इसका नाम है हैंसन रोबोटिक्स। तो सोफिया काफ़ी महत्वपूर्ण रोबोट है, जो कि ह्यूमनॉइड रोबोट है। और सोफिया की बात करें, इसको वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोट सर्जन भी कहा गया है ना। फर्स्ट रोबोट इनोवेशन एम्बेसडर बनाया गया यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। तो ये है सोफिया, ठीक है। अगला है, मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? तो याद रहे, इसमें सारे रहे। शिवराज सिंह चौहान बेसिकली सीएम बनने के पहले थे ये। उमा भारती रही, दिग्विजय सिंह। मोहन यादव की बात करें, मोहन यादव बेसिकली नहीं रहे अभी। तो मोहन यादव तो भी नए नए हैं, बाद में शायद इन्हें भी मौका मिलेगा लोकसभा में जाने का। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हमारे मध्य देश में 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए स्टार्ट किया गया है, और इसमें फ्री में यात्रा कराई जाती है। इसमें खाना, नाश्ता, पानी, रहने की व्यवस्था, सब कुछ बेसिकली यात्रा जो है वो सब फ्री में कराया जाता है। ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सन 2012 में शुरू की गई थी, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। इसमें एज लिमिट का है 60 वर्ष का है, लेकिन महिलाओं के लिए 58 वर्ष है। 2 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। लेकिन किसी की उम्र 65 साल से ऊपर है तो उस कंडीशन में उसको बेसिकली एक अटेंडेंट साथ में जा सकते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ में यदि विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, तो उस कंडीशन में भी एक अटेंडेंट का सपोर्ट अलाउड रहता है। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाने के लिए जानी जाती है? तो भगोरिया ऑब्वियस बात है हमारे मालवांचल में है, और ये भील जनजाति के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। भगोरिया एक प्रणय पर्व के तौर पे हम लोग उसको मानते हैं। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, ज़रा कमेंट कर बताइए। 7 दिन तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। होली के टाइम में इसको आमतौर पे मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र घन वाद्य का उदाहरण है? घन वाद्य, तो ये कौन सा है? ये है मंजीरा। मंजीरा घन वाद्य का उदाहरण माना जाता है, मंजीरा। अगला सवाल है, यहाँ पे सूची दी हुई है, सुमिलित करनी है यहाँ पे आपको, और इसमें पहले में दिया है दिवस और दूसरे में दिनांक दिया हो। तो करंट अफेयर्स से आप हल्का एसोसिएट कर सकते हो, बिकॉज अभी अक्टूबर का टाइम रहा होगा उस समय जब पेपर था।
तो पहला देखें, मद्य निषेध संकल्प दिवस की बात करें, एल्कोहल प्रोहिबिशन रेजोल्यूशन डे की बात करें, तो इसका ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 जनवरी को, है ना, जो कि आने वाली है। फिर उसके बाद नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसकी यदि हम बात करें तो इसका क्या है? इसका है 26 जून को मनाया जाता है। विश्व धूम्रपान निषेध दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है कब? 31 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। तो ये आपको ये दिन पता होना चाहिए। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसका सही ऑप्शन है ए। अधिकांश मॉडर्न प्रिंटर किस पोर्ट से जुड़े होते हैं? तो इसमें दोनों ही ऑप्शन इसमें है। एक तो है इथरनेट पोर्ट से जुड़े होते हैं, और दूसरा पैरेलल पोर्ट से भी जुड़े होते हैं। दोनों ही ऑप्शन इसमें सही हैं। तो ए और बी दोनों ऑप्शन को यहाँ पे एमपीपीएससी ने सही माना है। ठीक है, इसको आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। एलन मस्क के सैटेलाइट का नाम क्या है? तो एलन मस्क के सैटेलाइट का नाम है स्टारलिंक। स्पेस एक्स कंपनी का नाम है, सैटेलाइट का नाम है स्टारलिंक। इज वेरी फेमस वन। एलन मस्क वैसे भी इस समय काफी चर्चा में है। अगला सवाल है, बरना घाटी योजना किस जिले में स्थित है? बरना घाटी योजना की बात करें, यह है आपके रायसेन में। तो इसका सही आंसर रायसेन। अगला है, मध्य देश में कोदो और कुटकी के उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये है बेसिकली मंडला। इन ऑप्शन से मंडला। अगला सवाल आपके सामने है, नर्मदा घाट नदी के बाएं तट की ओर से मिलने वाली सहायक नदियां निम्न में से कौन सी हैं? अब देखिए, इसमें देखा जाए तो इसमें वैसे पूर्णा नदी का ऑप्शन दिया है। इसमें पूर्णा बेसिकली ट्राइब्यूटरी ऑफ ताप्ती, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। हिरन जरूर है, लेकिन हिरन बेसिकली देखिए यहाँ पे समझना आपको, ये बायां दायां क्या होता है इसको पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन फॉर यू। ट्राइब्यूटरी इज ज्वाइनिंग द नर्मदा फ्रॉम द लेफ्ट कोस्ट। तो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी, राइट बैंक ट्राइब्यूटरी क्या होती है? देखो, जिस तरफ नदी का फ्लो है ना, उस तरफ आपको फेस करना है अपना। जैसे नदी का फ्लो इधर साइड है तो आपको इधर फेस करना है, फिर लेफ्ट राइट करना है। इधर फेस करोगे तो क्या होगा? देखो, राइट ऊपर हो जाएगा, है ना, और लेफ्ट नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से आपको समझना है, जिधर नदी का फेस है, जिधर नदी फ्लो कर रही है, उधर अपना फेस करना है, फिर राइट लेफ्ट करना है। तो इस तरह से आप लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी और राइट बैंक ट्राइब्यूटरी गेस कर सकते हैं। इसमें केवल दो नदियां हैं जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है। एक दूधी है ना, और एक है कुंडी। ये दो नदियां हैं। तो 3 और 4 ये दोनों नदियां जो हैं किसकी ट्राइब्यूटरी हैं? नर्मदा की लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है। यही कुंडी की बात पहले हम लोगों ने किया था देजला देवड़ा डैम के बारे में, है ना, जो कि कुंडी नदी में है। तो इसको आप विशेष तौर पे याद रखेंगे। तो ये दोनों ही लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी हैं। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पिक्चर ही बना हुआ है जिसमें आपको बताया गया है। जैसे हिरन नदी है, बरना है, सॉरी बरना तो यहाँ पे है। इसके अलावा कोलार की बात करें, और ये सारी नदियाँ जो हैं, जैसे लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी का नाम लिखा है, ऐसे कुछ प्रमुख है ऐसे, जैसे इसमें दिखाया जाए तो इफ यू बंजर की बात करें, बंजर लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है, नीचे से मिल रही है। सेर है, शक्कर है, दूधी है, तवा है ना। इसके अलावा कुंडी है, कुंडी का नाम भी डिस्कस किया, देजला देवड़ा संबंधित है ना। राइट बैंक ट्राइब्यूटरी में हिरन है, हिरन का नाम काफ़ी चर्चा में है। इसके अलावा यहाँ पे बरना है ना, कोलार है, ये हथनी है। तो ये सारी नदियाँ जो हैं राइट बैंक ट्राइब्यूटरी। तो इसको आप विशेष तौर पे याद रखेंगे। मेन जो नदियाँ एटलीस्ट उसका नाम तो पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पे ताप्ती का भी लिखा हुआ है, ताप्ती का भी देख लीजिए, है ना, तो कौन कौन सी नदियाँ किधर से मिलती हैं। तो ये हल्का जानकारी आपको होना चाहिए। गिरना की बात करें विशेष तौर पे, पूर्णा की बात करें तो ये ताप्ती की लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है। इनमें से कौन सा केंद्र मैग्नीज उत्पादन संबंधित नहीं है? तो इसमें देखा जाए तो इसमें तिरोड़ी है, रमरम्मा, बालाघाट, तीनों ही मैग्नीज उत्पादन के लिए फेमस है। तिरोड़ी और रमरम्मा दोनों ही बालाघाट में ही लोकेटेड है। रामनई की बात करें, रामनई बालाघाट में नहीं, बल्कि रामनई कहाँ पे है? दैट इज बेसिकली लोकेटेड इन द पन्ना डिस्ट्रिक्ट। तो पन्ना डिस्ट्रिक्ट में ये रामनई जो सैंड डिपॉजिट है बेसिकली, तो यहाँ पर मैग्नीज का उत्पादन नहीं बल्कि सैंड का है ना। तो ये याद रखिए, रामनई यहाँ पे कहाँ पे? पन्ना में है, ये सैंड से संबंधित है। अगला है, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति में वर्ष 2024-25 के लिए कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई है? हाउ मेनी मेंबर्स हैव बीन अपॉइंटेड इन द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, BAC बोलते हैं आप मध्य प्रदेश विधानसभा 2024-25 के लिए। तो ये कितने हैं? दैट इज 14 हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में 2024-25 के लिए। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन हालांकि यूजुअली कम पूछे जाते हैं, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, चूंकि पूछ दिया गया है ना। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 किस धारा के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग को शक्ति प्रदान की गई है? अंडर विच सेक्शन ऑफ मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 द स्टेट इलेक्शन कमीशन वाज गिवन पावर। तो कौन सा है? ये है C, धारा 42 सेक्शन 42 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, 2024-28 तक के IPL के टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार किस समूह को मिले हैं? तो ये IPL
उनका जो टाइटल है वो किसका है, ये है टाटा का। टाटा ने जीता है तो टाटा को मिलेगा, टाटा का हर जर्सी में नाम लिखा रहेगा, है ना। मध्य प्रदेश टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को किस सीमा तक बैंक ऋण दिया जाएगा? जिसका सही आंसर है 10,000 से लेके 1 लाख तक का लिमिट है, तो 10,000 से लेके 1 लाख तक के लिए, है ना। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग का उदाहरण है? तो जल दुर्ग का उदाहरण कौन सा है? ये है बेसिकली मंडला दुर्ग, मंडला दुर्ग। और मुगल शासक बाबर ने मध्य से किस किले को किलों का मोती कहा है? तो ये है आपका ग्वालियर दुर्ग, इसको किलों का मोती कहा गया है। अगला सवाल है, मध्य से किस जनजाति में मेघनाथ को आराध्य के रूप में पूजा की जाती है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की जो कुरकू जनजाति हैं उनके द्वारा मेघनाथ को एज आराध्य के तौर पे पूजा की जाती है। मेघनाथ इज वर्शिप्ड एज ए डेइटी, है ना। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है लाइट इमिटिंग डायोड। तो एलईडी इसका फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये रहे हमारे 50 क्वेश्चन। डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। कैसा लगा डिस्कशन आप जरूर कमेंट करके बताएं, और इसके अलावा जो अपकमिंग बाकी जो एग्जाम हुए हैं उसके वीडियोस हम लोग जल्द लेके आएंगे। डेफिनेटली आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो हम लोग यूनिट वाइज कंपाइलेशन करते हैं उसको टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप ले सकते हैं। साथ में जो क्लासेस होती हैं इनके पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। डिस्कशन को फिलहाल यहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।